हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। नया लेक्चर है बहमनी साम्राज्य। तो अभी हम लोग मराठा का लेक्चर कर रहे थे। तो मराठास अंपायर समझने के लिए कि जो मराठास का साउथ में टसल था, जो साउथ में उदय हुआ है मराठास का, और ये लोग अहमदनगर के अंडर थे। तो ये अहमदनगर आया कहाँ से? ठीक है, जो मराठास आए ये अहमदनगर के अंडर काम करते। दे ऑल अरोज फ्रॉम दिस बहमनी साम्राज्य। तो ये बहमनी साम्राज्य से सब टूट टाट के बना है। तो है क्या बहमनी साम्राज्य, क्या था? आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए दक्कन में क्या है, डेक्कन का है अमीरान सदा के विद्रोह। ये अमीरान सदा थे कौन? ये अमीरान सदा जो थे, सदा मतलब 100 विलेजेस जो होते हैं, 100 विलेजेस का ग्रुप, और उसका जो हेड होता था ये अमीरान सदा। ये बात की गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की। किसकी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट्स एक तरह से तुगलक पीरियड में थे, तो तुगलक ने अमीरान सदा बना दिया था कई लोगों को, तो ग्रुप ऑफ विलेजेस। अब क्या हुआ, जैसे वीक हुआ एक तुगलक डायनेस्टी, जैसे वीक होना शुरू हुई, जब वीक हुई कौन सी डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी जब वीक हुई, ठीक है, MBT कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे कई बार रेफर किया जाता है। तो उसके बाद जो एक विद्रोह हुआ, दैट्स वाई, उसकी वजह से जो बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था 1347 में। अलाउद्दीन बहमन शाह, यह आप याद रखिएगा, 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ये था। देखिए ज़फ़र खां 1347 से लेकर के 1358, ये डेट याद रखिएगा, 47 से 58। ठीक है, अब ज़फ़र खां नामक एक सरदार जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसने एक ज़फ़र खां, तो इनका नाम जो था वो ज़फ़र खां था, इन्होंने ये उपाधि धारण कर ली। और 1347 में, ये डेट ये भी याद रखिए, ऐसे ही है। चलिए 1347 में ये सिंहारूढ़ हुआ, मतलब सिंहासन पे आए बैठे, और इन्होंने बहमनी साम्राज्य की नींव डाल दी। ठीक है, उन्होंने गुलबर्गा को अपनी नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया, उसका अहमदाबाद जगह का नाम था, अहमदाबाद। ठीक है, और गुलबर्गा को अपनी नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाई, और उसका नाम क्या रखा? अहमदाबाद। ठीक है, उन्होंने अपने शासन के लिए 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। तो शासन के लिए उन्हें साम्राज्य को जो है 4 तरफों में बांटा। ठीक है, 4 पार्ट्स में या प्रांत में विभाजित किया, जैसे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बिदर। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बरार दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बिदर भी दिख रहा है, ठीक है, ये गोलकोंडा हो गया, ये अहमदनगर, ठीक है, और ये आपका बीजापुर। तो ये सब इस तरह से, ये तो बहुत लेटर एम्पायर में हुआ था, लेट पीरियड में थोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अर्ली कितने 4, बाद में 8 तरफ में भी बन गए थे या ज़्यादा थे, ये 4 तरफ हैं। ठीक है, तो 4 तरफ जो है इसमें दिखाया जा रहा है, एक था गुलबर्गाबाद, दौलताबाद, बरार, बिदर, और प्रत्येक प्रांत एक तो खुद तो ये अहमद बहमन शाह, इनके अंडर क्या था? अमीरान सदा था तुगलक में, और उसने तोड़ा, फिर अपने ही साम्राज्य को उसने गुलबर्गा, दौलताबाद, बिदर ये सब में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बीजापुर सम्मिलित किया गया था। ठीक, दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया था, और अपने अनुयायियों को पद और जागीर वागीर ये सब इसने दी। और देखिए उसने हिंदू से जजिया लेने का भी इसने आदेश दे दिया था। कौन? जो पूरे बहमन एम्पायर का जो ये था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और इसने दबूल पर अधिकार किया था अपने लास्ट डेज में। ये समुद्री तट पे इलाका है, क्या है? दबूल। ठीक है, दबूलिया में भी ठीक है, बहमन साम्राज्य से महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, तो ये बंदरगाह है दबूल, या शायद इस टाइम धबोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। कहा जाता है वो अपने अर्ध पौराणिक ईरानी योद्धा, ये एक बहमन शाह एक योद्धा था, अर्ध पौराणिक ईरानी योद्धा था, और उसका वंशज ये मानता है खुद को। किंतु लोक श्रुतियों के अनुसार बहमन उसके ब्राह्मण आश्रयदाता के प्रति आदर के प्रतीक था। तो बहमन लिखा, इसने जो नाम रखा, ये बहुत लोग कहते हैं ब्राह्मण से रखा है, जो आश्रयदाता थे इसके और उसके प्रति आदर था इसके, इसलिए नाम इसने बहमन रख दिया, ब्राह्मण बहमन। ठीक है, चलिए इस पर कई इशूज़ हैं। 11 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हो गई। तो 1358 पे मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 75 तक एक आया, मोहम्मद शाह प्रथम, और ये जो है ये कुशल संगठन किया इसने, और विजयनगर तथा वरंगल की युद्ध इसी के काल की घटना है। तो एक जो विजयनगर का और या वरंगल का जो युद्ध है, ये मोहम्मद शाह के पीरियड का है। इसी के समय में बुक्का प्रथम के विरुद्ध युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया। तो पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया बुक्का प्रथम के विरुद्ध, किसमें? मोहम्मद शाह प्रथम के अंडर, जिससे रक्षा संगठन में नई क्रांति पैदा हुई। तो यहाँ पे पहली बार बारूद इस्तेमाल हुआ। ठीक है, बारूद।
और सेना के सेनानायक को अमीर उमरा कहा जाता था और बार बार दान होते थे जो नीचे वाले होते, तो अमीर उमरा था। कौन था ये? सेनानायक। फिर एक आया ताजुद्दीन फिरोज शाह, बिकॉज ये देखिए 75 तक थे, 58 से 75, फिर शायद गैप था कुछ, ये 397 से 422 तक आया है ताजुद्दीन फिरोज शाह साउथ में। और ये सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था, तो सबसे सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। और उसने एशियाई विदेशियों और अफाकियों को बहमन साम्राज्य में आकर स्थायी रूप से बसने की प्रोत्साहित किया। अब इसके परिणाम स्वरूप बहमनी अंपायर जो था अफाकी और दक्कनी दो गुट में बढ़ गए थे। किसके पीरियड में? ताजुद्दीन फिरोज शाह के पीरियड में। और यह दलबंदी बहमनी साम्राज्य के पतन और विघटन का मुख्य कारण भी बना। फिरोज शाह जो बहमनी हैं, इनका सबसे अच्छा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मानित करना था। तो ये हिंदुओं को बहुत सम्मानित करते थे फिरोज शाह बहमनी। और दक्कनी ब्राह्मण प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी दक्कन ब्राह्मण प्रशासन की, ठीक है, ब्राह्मण लोग थे प्रशासन में। और इन्होंने वेधशाला बनवाई थी, कहाँ पे? दौलताबाद में वेधशाला बनाई। सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज द्वारा पश्चिमी एशियाई जो देश हैं जैसे इराक, ईरान, अरब देशों से विदेशी मुसलमानों को भी आमंत्रित करता था और प्रशासन में उच्च पद देता था। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति भीमा नदी के किनारे फिरोज़ाबाद जो नगर है इसकी नींव डाली। और गुलबर्गा युग के सुल्तानों में ये अंतिम सुल्तान था। इसके शासनकाल में गुलबर्गा के संत गेसू दराज के साथ संघर्ष के कारण दूषित हो गया। तो इसका जो शासनकाल था ये दूषित क्यों हुआ? गेसू दराज से संघर्ष के कारण। ताजुद्दीन फिरोज शाह को अनेक विद्रोहों और विजयनगर के साथ लंबे समय का क्या नाम करना पड़ा? सामना। तो ये ताजुद्दीन फिरोज शाह था, जिसको एक मिनट, इसको अगर मैं सारा रब कर दूं, ये इसका नाम है ताजुद्दीन फिरोज शाह। अब इस ताजुद्दीन फिरोज शाह को विजयनगर के साथ लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा था। और इसने हरिहर द्वितीय को पराजित कर रायचूर दोआब पर भी अधिकार किया था। तो रायचूर दोआब पर इन्होंने अधिकार भी किया। हरिहर द्वितीय के बाद इनका पुत्र देवराय प्रथम शासक बना। तो एक हरिहर द्वितीय के बाद कौन बना? देवराय प्रथम शासक बना। और सोनार की बेटी का युद्ध भी ताजुद्दीन फिरोज शाह के समय में हुआ, जिसमें देवराय प्रथम को पराजित कर उसे संधि के लिए बाध्य किया। तो सोनार की बेटी के युद्ध में ताजुद्दीन फिरोज शाह ने देवराय प्रथम को पराजित किया और उसे संधि के लिए बाध्य किया। और संधि के अतिरिक्त देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से कर दिया तथा दहेज में बांकापुर क्षेत्र प्रदान किया। तो बांकापुर क्षेत्र जो है ये भी दहेज में चला गया और देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से कर दिया था। 420 ईस्वी में देवराय प्रथम ने बहमनी साम्राज्य पर फिर आक्रमण किया और पराजित किया किसको? फिरोज शाह को। और अपने अपमान का इसने बदला ले लिया। आइए अगला देखिए। फिर शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम आया। इसका जो कार्यकाल था, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का कार्यकाल 14 से 22 से लेके 1446, 22 से 46, देखिए 1500 की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। ये अहमद शाह वली या संत वली के नाम से भी जाना जाता था। और तो अहमद शाह वली या इनको अहमद शाह वली या संत वली भी कहते थे, किसको? शिहाबुद्दीन को, ठीक है। और उसने सर्वप्रथम गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। तो इसने बीदर को राजधानी बनाया गुलबर्गा की जगह। और इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम दिया। किसको नाम दिया? नवीन राजधानी का नाम था मोहम्मदाबाद, ठीक। अहमद शाह के शासनकाल में दलगत राजनीति, ये जो दक्कन और अफाकी वाली थी, इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया, क्योंकि सुल्तान ने ईरान से शिया संतों को भी आमंत्रित किया। और खुरासान में स्थित इफ्सियारीन या कवि शेख अजारी उसके दरबार में आया था। तो अब देखिए सांप्रदायिक क्या शिया सुन्नी होने लगे यहाँ पे, क्योंकि शिया लोग आने लगे तो शिया सुन्नी वाला टसल होने लगा यहाँ पे। ये बमनी वर मोस्टली शियाज, ठीक। तो अहमद प्रथम के शासनकाल में ही देखिए यहाँ अहमद शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम दक्कनी सांप्रदायिक रूप ले लिया, और क्योंकि सुल्तान ने ईरान से शिया संतों को भी आमंत्रित किया, ठीक। खुरासान में स्थित इसफराइन का कवि जो था शेख अजारी इसके दरबार में था, याद रखिएगा। इसका जो शासनकाल है न्याय एवं धर्मनिष्ठता के लिए प्रख्यात है। दक्षिण के संत थे गेसू दराज, उनसे इनका घनिष्ठ संबंध था और गेसू दराज की उस पर विशेष कृपा थी। गेसू दराज ने उर्दू पुस्तक मीरातुल आशिकी की रचना की थी, याद रख लीजिए। किसने की थी मीरातुल आशिकी? गेसू दराज, संत गेसू दराज।
शासन की दृष्टि से बहमनी के इतिहास में अहमद प्रथम का शासनकाल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उसने अपने बड़े पुत्र जफ़र खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर ज्येष्ठता का सिद्धांत स्थापित किया। तो ज्येष्ठता कि सबसे बड़ा वाला पुत्र जो होगा वही रूलर होगा, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और जफ़र खां को, जो इनका बेटा था बड़ा पुत्र, तो प्राइमोजेनाइचर वाला लॉ होता है, ये प्राइमोजेनाइचर। तो ज्येष्ठता का ये सिद्धांत स्थापित किया। किसने किया था? ये किया था फिरोज़, क्या नाम है इनका, शिहाबुद्दीन फिरोज़, ठीक है, शिहाब नाम जाना जाता है। शिहाब थे? नहीं, शिहाब नहीं, हाँ, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। फिर कौन आया है? अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, ये 36 से 58 तक था। और ये अहमद प्रथम की ही भांति योग्य एवं संकल्प युक्त शासक नहीं था। तो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जो है ये योग्य शासक नहीं था, ठीक है। और इसके काल में अफाकियों के आगमन, जो अफाकियों का आगमन था ये पहले से अधिक बढ़ गया। और इसी के काल में ईरानी जो है महमूद गवां एक अफाकी था। तो महमूद गवां भी एक अफाकी था ईरानी, और उसका उत्कर्ष हुआ किसके काल में? इसी के। और ये खुद कमज़ोर था, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, ये तो कमज़ोर रूलर था। वो अपने एक व्यापारी था, ठीक है, और उसने व्यापारियों के प्रमुख मलिक तुज्जार की उपाधि मिली। तो क्योंकि वो पहले व्यापारी था तो उसे व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता? मलिक तुज्जार, इसकी उपाधि मिली। और उसने नलकोंडा का विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया। तो कहाँ का दमन करना था? नलकोंडा का विद्रोह जो था उसको दमन के लिए इसको नियुक्त किया गया था, महमूद गवां, ठीक है। इसी काल में उड़ीसा के गजपति नरेश की साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी का सूत्रपात हुआ। एक मिनट, चलिए। इसी के काल में उड़ीसा के गजपति नरेशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का सूत्रपात हुआ और दक्षिण की ओर उनके विस्तारवाद के परिणाम स्वरूप बहमनी एवं गजपति सेनाओं में कई बार युद्ध हुआ, ठीक है। फिर फरिश्ता एवं बुरहान मासिर के लेखक, ठीक है, फरिश्ता एवं बुरहान से मासिर के लेखक से हमें ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? फरिश्ता जो है मेन लेखक थे, ये सब इनके यहाँ बहमनी एम्पायर के बारे में और के विजयनगर का भी इंफॉर्मेशन ये देते हैं। तो फिर फरिश्ता एवं बुरहान मासिर के लेखक से हमें ज्ञात होता है कि उसने मस्जिदों, सार्वजनिक विद्यालयों एवं दातव्य संस्थानों की स्थापना की, अपनी राजधानी बीदर में एक अस्पताल का निर्माण करवाया, ये सब सारी चीज़ें थीं। और उसने वहाँ 2 सुंदर धार्मिक दान में भी दिए थे, ताकि इस गांव के राजस्व की पूर्णता दवाओं एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति में लगाया जा सके। तो ये सब सारी चीज़ें थीं जो मेंशन किया गया। हुमायूं कौन है? ये अकबर वाला हुमायूं नहीं है। अलाउद्दीन या अहमद जो वीक रूलर था, इसकी मृत्यु के बाद इसका सबसे बड़ा लड़का हुमायूं शासक बना। ये निष्ठुर था और इसको जालिम की उपाधि मिली थी। तो ये जालिम की उपाधि जो मिली बहमनी एम्पायर में, वो हुमायूं को मिली, बहमनी वाला हुमायूं। और इसे दक्कन का नीरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीरो ऑफ डेक्कन। बहुत आलसी स्वभाव का था, ठीक है। उसने महमूद गवां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और जब ये 1461 में हुमायूं ये मर गया, इसके समय पुत्र निज़ामुद्दीन अहमद की आयु केवल 8 वर्ष थी। अब इसकी वजह से हुमायूं ने अपने जीवन काल में एक प्रशासनिक परिषद की स्थापना की थी। क्या है प्रशासनिक परिषद? इसमें एक राजमाता ख्वाजा जहाँ तथा महमूद गवां सहित, राजमाता ख्वाजा जहाँ और महमूद गवां सहित कितने? 4 व्यक्ति थे, ठीक है। और इस परिषद का शासन 3 साल था, लगभग 2 साल, 1461 से लेकर के 63 तक। और प्रशासनिक जो परिषद बना है, इसने उदारवादी और समझौता नीति का अनुसरण किया था। तो किसका अनुसरण किया था? इस प्रशासनिक परिषद ने उदारवादी और समझौता नीति का अनुसरण किया। फिर शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से लेकर के 1482, इनका लंबा कार्यकाल रहा, लगभग 19 साल का। राजरोहण के समय जो मोहम्मद तृतीय हैं, ये 9 वर्ष के थे और वह बहमनी राजवंश का अंतिम प्रमुख शासक था। और महमूद गवां तो देखिए अभी भी इसका प्रधानमंत्री था। और उसके शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की क्या है? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु होगी? ख्वाजा जहाँ की मृत्यु हो गई। और इसके पश्चात महमूद गवां को ख्वाजा जहाँ की उपाधि प्रदान की गई। और महमूद गवां ने अपरिमित राजभक्ति से बहमनी राज की सेवा की तथा कुशल कूटनीति व सैनिक नेतृत्व से उसे ऊंचाई तक पहुंचाया। पर इनको भी बाद में ये शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय मरवा देता है। किसको? महमूद गवां को। याद देखेंगे आगे। सबसे पहले उसने मालवा पर अधिकार किया। ये किसने? ये गवां की बात हो रही, महमूद गवां की अधिकार किया। उसके बाद
सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता गोवा पर अधिकार प्राप्त करना था। गोवा पश्चिमी समुद्री तट पर सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक है, और यह विजयनगर के संरक्षित क्षेत्र में आता था। क्या? गोवा। तो ये गोवा पे कब्जा करना इसका बहुत बड़ा एम था, ठीक है। तो महमूद गवा ने नव विजित जो प्रदेश हैं सहित भूतपूर्व 4 तरफों को 8 तरफों में बांटा। तो भूतपूर्व के 4 थे और 9 मिलाकर के 8 तरफ हो गई। ये महमूद गवा नहीं किया। और इसमें विभाजित किया बरार को गाविल और माहुर, ठीक है, गुलबर्गा को बीजापुर गुलगरबा। तो 4 को 4x2 कर लीजिए। बरार किस में टूटा? गाविल और माहुर में। और यहाँ गुलबर्गा क्या है? गुलबर्गा को बीजापुर गुलबर्ग में, और दौलताबाद को दौलताबाद जुन्नार में, और तेलंगाना को वरंगल में, ठीक है, राजसमुंद्री और तेलंगाना, इन सब में विभाजित किया गया। तो राजसमुंद्री, तरंगल, ये सब बहमनी एम्पायर में सब आ रहा था, ठीक है, 1300 से। ये पूरा है महमूद गवा का तरफ वाला, ठीक है, कि 8 तरफ बन गए थे, 8 प्रांत, ठीक। अब आगे देखिए, उसने क्या किया, प्रत्येक जो भी प्रांत है उसमें थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन लेकर उसे खालसा भूमि में परिवर्तित किया। और इसके अतिरिक्त जो प्रांतीय गवर्नर के सैनिक अधिकारों में भी कटौती की, और पूरे प्रांत में केवल एक किले को ही प्रत्येक गवर्नर के अधीन रहने दिया। तो एक किला एक ही गवर्नर के अंडर होगा, और खालसा भूमि में भी कुछ ज़मीन कन्वर्ट कर दी गई थी। महमूद गवा ने भूमि की व्यवस्थित पैमाइश, ग्रामों की सीमा निर्धारण और लगान निर्धारण का भी इसने जांच कराया। तो किस किस चीज़ों का जांच कराया इसने? जैसे व्यक्तिगत पैमाइश हो गई, सीमा निर्धारण हो गया, और लगान निर्धारण, ये सब की इसने जांच कराई। महमूद गवा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सुरुचि संपन्न व्यक्ति था, और उसने शैजतुल इंशा और दीवान अख्त नामक 2 ग्रंथ की रचना की थी। तो महमूद गवा की जो रचना थी वो शैजतुल इंशा और दीवान अख्त थी, और वह विद्वानों का महान संरक्षक था। तो ये बड़ी बात है कि विद्वानों का संरक्षक था, और उसने बिदर में एक महाविद्यालय भी स्थापना की थी, ठीक है। महमूद गवा ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को न केवल बहमीनी साम्राज्य तक सीमित किया, अपितु उसके बाहर ईरान, मिस्र और टर्की के सुल्तानों के साथ पत्र व्यवहार भी किया। तो पत्र व्यवहार ईरान के सुल्तान के साथ, मिस्र के साथ, सबके साथ था। इस महान व्यक्ति के अंत, जिसका दुखद रहा, अंत बहुत दुखद था, क्योंकि 81-82 में महमूद जो तृतीय है, जो मैंने अभी डिस्कस किया है, इसे राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी। तो कितनी बड़ी चीज़ थी कि राजद्रोह के आरोप में जिसने इतना सारा काम किया उसे फांसी दे दी गई। इसका मुख्य कारण जो था वही था अफाकियों और दक्कनियों के मध्य वैमनस्यता। कि अफाकियों और दक्कनियों में टसल की वजह से ये मारे गए। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बीजापुर का तरफदार था, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद शासन के, ये वाला थोड़ा पॉइंट मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये शासनकाल में बीजापुर का तरफदार कौन था? ये महमूद गवा होंगे शायद, इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये पहले बीजापुर का तरफदार था, इनको और भी दिया था शायद, ये इसी से रिलेटेड है। आइए वाली लाइन, अगली लाइन देखते हैं। तो बहमनी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? अब जैसे ही महमूद गवा सारा संभाल रहे थे, बाकी सब तो कमज़ोर थे। इनके मृत्यु के 2 दशक के भीतर बहमनी साम्राज्य का तीव्र गति से पतन हो गया, और 15वीं शताब्दी जब आई, उसके अंत तक बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। तो आई नहीं, मतलब 15वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है। जैसे ही 1500 कुछ शुरू होने वाला होगा, तब तक ये पूरा पतन हो गया। और एक लास्ट में एक रूलर देखिए और भी है, शिहाबुद्दीन महमूद शाह। तो शिहाबुद्दीन तो एक पहले भी था, वो अलग है, इसको सेंट कहते थे। तो ये शिहाबुद्दीन महमूद शाह है, तो 1518 तक था। और इसने प्रांतीय तरफदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करना प्रारंभ कर दिया, और 15वीं शताब्दी के अंत तक वह बहमनी साम्राज्य खंडित पूरा हो गया, ठीक है। फिर महमूद शाह जो है, यही जो शिहाबुद्दीन महमूद शाह है, ये महमूद शाह उसके उत्तराधिकारी, जो भी महमूद शाह उसके उत्तराधिकारी, एक तुर्की सरदार जो भी हैं, एक अमीर अली बरीद। तो एक तुर्की सरदार थे अमीर अली बरीद, जिसका नाम था दक्कन का लोमड़ी भी इसे कहा जाता था। दक्कन का लोमड़ी, समझ रहे, बहुत चालाक होगा, ठीक है। तो इसके कठपुतली मात्र था। तो ये मोहम्मद शाह जो है और उसके उत्तराधिकारी ये अमीर अली बरीद के कठपुतली थे। तो ये जो अमीर अली बरीद है, ठीक है, इसके कठपुतली थे महमूद शाह, ठीक है, जो इन सुल्तानों का वजीर था। और इस वंश का अंतिम सुल्तान कलीमुल्लाह शाह था। एक सबसे अंतिम शासक अगर एग्ज़ाम में अगर आ भी जाए तो कलीमुल्लाह शाह जो था, ये अंतिम सुल्तान था बहमनी का, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1526 में उसकी मृत्यु के बाद बहमन साम्राज्य का अंत हो गया।
सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद द्वारा कासिम बरीद को वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया। तो यही है अमीर अली बरीद, ये कासिम बरीद यही होगा। तो अब ये क्या हुआ, इसके बाद स्थान पर 5 नए राजवंश का उदय हुआ। तो जैसे ही ये शिहाबुद्दीन महमूद जब वीकेंड हुआ अम्पायर, तो 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ और इनके संस्थापक के नाम ऐसे हैं, जैसे बीदर का बरीद शाही, ठीक है, बरार का इमाद शाही, अहमदनगर का निज़ाम शाही, बीजापुर का आदिल शाही और गोलकोंडा का कुतुब शाही। अब ये हम लोग ये वाली चीज़ देखेंगे कि कुतुब शाही क्या है, गोलकोंडा शाही क्या है। चलिए सब देखते हैं कैसे क्या हुआ। बरार है, बीजापुर है, तो ये 2 पेज और हैं, आइए देखते हैं इस पर। देखिए, ये इमाद शाही और जो निज़ाम शाही राजवंश थे, इनके संस्थापक हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले दक्कनी लोग थे। तो हिंदू से कुछ लोग इस्लाम धर्म कबूल किए थे, वो इमाद शाही थे और निज़ाम शाही थे, और ये दक्कन के लोग थे। सबसे पहले बरार ने ये 1484 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी, परंतु बीजापुर सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। तो घोषणा तो बरार ने की थी सबसे पहले, परंतु बीजापुर जो है सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम भी आपको दिखा देते हैं। ये एम्पायर, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे, ये बरार है। एक मिनट, ये बरार वाला रीजन जो मैं शो कर रहा हूँ, ये बरार वाला रीजन, दिस इज़ बीदर, और ये छोटा सा बीदर है देखिए, और ये गोलकोंडा थोड़ा बड़ा सा है। तो बरार ने सबसे पहले ये शायद डिक्लेयर किया था, अभी हम देखते। तो अहमदनगर वाला इधर टूटा, तो कोस्टल वाला रीजन अहमदनगर ले गया, और बीजापुर वाला जो है कोस्टल रीजन आ गया, इसमें विजयनगर भी आ गया एम्पायर। ठीक है, देखिए गोवा भी इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। तो ये सब सारे रीजन इन लोगों ने कैप्चर कर लिए थे। गोलकोंडा इधर वाला रीजन हो गया, ठीक है, पूरा ये गोलकोंडा ये वाला, ठीक है। ये प्रेजेंट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये फिर ये तेलंगाना वाला रीजन थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, ये महाराष्ट्र पूरा आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कर्नाटका आ गया, बीजापुर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा, ये पूरा रीजन आ जाता है इसमें, ठीक है। ये है मैं इसको मैं यूज़ कर लूँगा अगर अलग डायग्राम में। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ से हम लोग देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, जो भी ये हटा लिया जाएगा इसे बाद में। तो आइए देखते हैं। देखिए, दक्कन के प्रमुख राजधानियाँ संस्थापक जो हैं, देखिए, तो कहिए तो ये लास्ट में देख लिया जाए, पहले आइए स्टार्ट करते हैं बरार से। देखिए यहाँ बरार से स्टार्ट किया जाए। बरार, देखिए सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला जो था वो बरार था। तो बरार अभी हमने आपको दिखाया, बरार सबसे पहले अलग होने वाला बरार था, ठीक है। ये बरार, तो माना ये गया जो बरार वाला रीजन है सबसे पहले अलग हुआ, ठीक है। तो बरार था, और जिसे फतहुल्लाह इमाद शाह ने 1484 में स्वतंत्र घोषित करके इमाद शाही डायनेस्टी की स्थापना की, और 1574 में बरार को अहमदनगर ने हड़प लिया। तो 1574 बहुत लेट पीरियड था जब अहमदनगर ने बरार को हड़पा। और फिलहाल फतहुल्लाह इमाद शाह, तो बरार पे किसका रूल था? इमाद शाह लोग थे, ठीक है, बरार वाले। देन इसकी राजधानी थी अलीचपूर और गाविलगढ़। बरार की कौन सी थी? अलीचपूर और गाविलगढ़, ये बरार वाला आ गया। और फतहुल्लाह इमाद शाह के अंडर था 1484 में, और इमाद शाही वंश, तो ये हिंदू से मुस्लिम हुआ था। फिर बीजापुर आया, ये यूसुफ आदिल खां के अंडर था बीजापुर, और 89-90 में बीजापुर स्वतंत्र हो गया और आदिल शाही वंश की स्थापना हुई। आदिल शाही सुल्तान स्वयं तुर्की के ओटोमन राजवंश का वंशज मानता था खुद को, और आदिल खां धार्मिक रूप से सहिष्णु था, परंतु शिया धर्म को तरजीह देता था। वह कला और साहित्य का भी महान संरक्षक था। तो शिया धर्म को जो है ये तरजीह देता था, कौन? ये आदिल शाह। तो ये आदिल शाह डायनेस्टी जो हुई, ये वाली बीजापुर वाली आदिल शाह, ये बीजापुर वाली आदिल शाह होगी, ठीक है।
अब इब्राहिम आदिल शाह एक रूलर था 34 से लेकर के 58 तक। तो इब्राहिम बीजापुर का पहला सुल्तान था। हालांकि ये पहले ही वो अलग हो गए थे। यूसुफ आदिल खान ने 84 से 89 से 90 तक का इनका कार्यकाल था, जो बीजापुर के स्वतंत्र घोषित किया था इन्होंने। और आदिल शाह वंश की स्थापना भी इन्होंने यूसुफ आदिल खान ने की थी। और इब्राहिम आदिल शाह लिखा है 1534 से 58, ये बीजापुर का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की। तो शाह की उपाधि इसने धारण की थी, इब्राहिम आदिल शाह ने। और फ़ारसी के स्थान पर हिंदवी को राजभाषा बनाया। तो इसने दक्कनी उर्दू जो होती है, हिंदवी जो कहा जाता है, इसको राजभाषा बनाया, किसकी जगह? फ़ारसी की जगह। तो ये बहुत बड़ी बात थी। हिंदुओं को इसने अनेक पदों पर नियुक्त भी किया था, इब्राहिम आदिल शाह। फिर अली आदिल शाह था 58 से 80 तक। तो इब्राहिम के बाद उसका पुत्र था अली आदिल शाह, गद्दी पर बैठा। और इसका विवाह अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह की पुत्री चांद बीबी से हुआ। तो जो अली आदिल शाह है, इसका जो विवाह हुआ है, ये पुत्री चांद बीबी किसकी पुत्री थी? अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह की पुत्री थी, चांद बीबी, इनसे हुआ था। इसे सूफ़ी के रूप में भी जाना जाता है। तो अली आदिल शाह जो है, अली आदिल शाह, इसको लोग सूफ़ी भी कहते हैं, ठीक है। चांद बीबी से शादी हुई। और बीजापुर स्थित गोल गुंबद का निर्माण जो है, ये मोहम्मद आदिल शाह ने ही करवाया। तो जो गोल गुंबद है, यह आदिल शाह ने करवाया है। यह सबसे संसार का सबसे बड़ा गुंबद है, दूसरा सबसे बड़ा। और अब देखिए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय आए हैं 2। तो द्वितीय का है 1580 से 1627। तो इनका भी अच्छा रूल रहा है, काफ़ी लंबा पीरियड रहा है। विद्या प्रेमी थे और विद्या के संरक्षक भी थे। प्रजा उसे उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु कहती थी। तो किसी बहमनी एम्पायर के किंगडम, ये लोग जो हैं, जगत गुरु की उपाधि अगर किसी को मिली है, किसको मिली है जगत गुरु की उपाधि? ये इब्राहिम आदिल शाह 2 को मिली। थोड़ा सा मैं कलरिंग किया हूँ, तो यहाँ थोड़ा क्षमा चाहूँगा। तो इब्राहिम आदिल शाह 2, तो एक बड़ा आदिल शाह जो था, उसको भी लोग सूफ़ी टाइप बनाते थे। ये था वो थोड़ा और सही व्यक्ति था। और आदिल शाह 2 जो है, इसको भी जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, ठीक है, 1580 से लेकर के 1627 तक। ये था आदिल शाह वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। गरीबों की सहायता करने में अबला बाबा, कारण उसे अबला बाबा अर्थात निर्धनों का मित्र। तो आदिल शाह 2 को अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत गरीबों की मदद करता था। तो निर्धनों का ये मित्र भी था, निर्धनों का मित्र। इसके काल में सुल्तान की चाची चांद बीबी बीजापुर की वास्तविक शासिका रही। तो चांद बीबी जो है, इसकी शासिका वास्तविक रही, जो कि आदिल शाह की बेटी थी। तो सुल्तान की चाची मतलब इनका भतीजा था, ये लग रहा है। हाँ, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है, ये भतीजा होगा, क्योंकि चांद बीबी से जो है इनका ये आदिल शाह की शादी हुई थी, अली आदिल शाह की, ठीक है। ऐसे सूफी वूफी लोग भी कहते थे। अब जब अली आदिल शाह के बाद इब्राहिम आदिल शाह आया, ठीक है, ये इनका भतीजा था। चलिए आइए। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताबें नौरस, तो आदिल शाह इब्राहिम आदिल शाह 2, तो इब्राहिम किताबें नौरस जो है, किताबें नौरस की रचना की है। और उसी के शासनकाल में फरिश्ता ने क्या लिखा हुआ है? तारीख़ फ़रिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना भी की है। तो फरिश्ता ने तारीख़ फ़रिश्ता जो लिखी है, ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय में लिखी गई है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ मैं ये वाली पेन यूज़ कर रहा हूँ। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हैं, इन्हीं के समय में किताबें नौरस की रचना की गई। और फरिश्ता ने तारीख़ फ़रिश्ता, ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, वो इन्हीं के समय में पूरी हुई। और नौरसपुर नगर जो है की स्थापना भी अपनी राजधानी बनाया। तो इब्राहिम ने ही नौरसपुर नगर की स्थापना के तथा उसे अपनी राजधानी बनाया, नौरसपुर नगर। और ये द्वितीय थे, ठीक है। किताबें नौरस इनकी किताब थी। इब्राहिम जी के पुत्र थे मोहम्मद आदिल शाह, और ये उत्तराधिकारी हुआ मोहम्मद आदिल शाह। और मोहम्मद आदिल शाह गोल गुंबद के नाम से विश्व प्रसिद्ध मकबरे में दफन किया गया। तो गोल गुंबद में दफन कर दिया गया मोहम्मद आदिल शाह, और जो विश्व की एक स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है, ठीक है। फिर मोहम्मद अली आदिल शाह का उत्तराधिकारी सिकंदर शाह बीजापुरी के आदिल शाह वंश का अंतिम शासक था। तो मोहम्मद अली आदिल शाह जो है, ये इसका जो उत्तराधिकारी था सिकंदर शाह, ठीक है। सिकंदर शाह ये बीजापुर के आदिल शाही वंश का अंतिम शासक था।
तो आदिल शाही वंश का अंतिम शासक कौन था? ये सिकंदर शाह। ये सिकंदर शाह, यहाँ इनका जो बीजापुर का सिकंदर शाह जो है सबसे लास्ट रूलर था। उसके शासनकाल में 1674 में शिवाजी ने, अब इसी के शासनकाल में ये किसके शासनकाल में? 1674, एक मिनट, 1627, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो ये जब सिकंदर शाह रहा होगा तब की बात है, ठीक है। तो उसके शासनकाल में 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में छत्रपति के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो किसने? छत्रपति शिवाजी ने जो राज्याभिषेक करवाया था अपना, ठीक है, वो इसी के समय में, ठीक है, सिकंदर शाह था में भी, ठीक। 1686 में बीजापुर का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व ये समाप्त हो गया। तो लगभग जब 1686 आया तो बीजापुर का राज्य जो स्वतंत्र राज्य है, ये इसका जो है, इसकी स्वतंत्रता चली गई। देखिए औरंगज़ेब भी आएगा भी, जब उसे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने जीतकर अपने में मिला लिया। तो औरंगज़ेब ने बाद में 1686 तक इस बीजापुर को 1686 तक औरंगज़ेब ने क्या किया? अपने में मिला लिया, ठीक है, औरंगज़ेब। और ये तो इमाद शाह वाले बरार थे, हम लोग देख चुके हैं। आदिल शाह वाला भी देख लिया है सब, ठीक है। 86 में औरंगज़ेब ने मिला लिया था। देन आता है अहमदनगर। 1490 में अहमद शाह ने अहमदनगर के निज़ाम शाही राजवंश की स्थापना की। ये है अहमदनगर। ये पूरा महाराष्ट्र वाला है, हमें लग रहा है मुंबई वाला रीजन प्रेजेंट डे आ जाएगा, ठीक है। ये अहमदनगर, ठीक, ये अहमदनगर हो गया, ठीक है। तो अहमदनगर हो गया। जो मुंबई देखी यहीं पे है। तो अहमदनगर में ही बम्बई आता था। अगर कोई आपसे पूछे तो अहमदनगर में क्या आता था? बम्बई, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि 1490 में अहमदनगर की जो कि निज़ाम शाही राजवंश की स्थापना की और उसने निज़ामुल मुल्क की उपाधि धारण की। थोड़ा सा मैं पेन की विड्थ चेंज कर लूँ, चलो ठीक है। उदाहरण के लिए महमूद गवाह को प्राणदंड देने के पश्चात मलिक अहमद को बहमनी साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया था, ठीक है। अच्छा, ये पूरा देखते हैं फिर से क्या है। देखिए 1490 में अहमदनगर के निज़ाम शाही राजवंश की स्थापना की गई और उसने निज़ामुल मुल्क की उपाधि धारण कर दी थी। यहाँ कुछ महमूद गवाह के बारे में कि इसको जब प्राणदंड दिया गया तो मलिक अहमद को बहमनी साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया था। मलिक अहमद ने ही अहमदनगर की स्थापना की, ठीक है, और जुन्नैर से वहाँ अपनी राजधानी स्थानांतरित की। तो ये मलिक अहमद था जिसने अहमदनगर की स्थापना की और जुन्नैर से वहाँ अपनी राजधानी स्थानांतरित की, ठीक है। अहमदनगर की स्थापना कौन किया था? मलिक अहमद। और अहमद शाह ने क्या किया? अहमदनगर के निज़ाम शाही राजवंश की स्थापना की थी। अब देखिए बुरहान निज़ाम शाह, मलिक अहमद की मृत्यु के बाद उसका 7 वर्ष पुत्र जो था बुरहान, वो शासक बना और उसे मुकम्मल खां दक्कनी के युग में एक प्रधानमंत्री मिला। तो मुकम्मल खां दक्कनी एक प्रधानमंत्री था जो बहुत योग्य था, बुरहान निज़ाम शाह को मिल गया। फिर उसके बाद हुसैन निज़ाम शाह आया और उसको शासनकाल में दक्कन के इतिहास का एक युगांतरी युग के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके शासनकाल को एक युगांतरकारी युग के युग में माना जाता है। 1526 में बीजापुर की जो आदिल शाह हैं, गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह और बीजापुर के आदिल शाह और विजयनगर के राम राय की संयुक्त सेनाओं ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। तो एक गोलकुंडा, विजयनगर और बीजापुर, ये देखो गोलकुंडा, विजयनगर और वजीपुर, इन लोगों ने मिलकर के ये सब गए और इन तीनों ने अटैक किया। कहाँ अटैक किया? इन तीनों ने, गोलकुंडा वाले ने, गोलकुंडा वाले गए, बीजापुर वाले गए, विजयनगर, ये सब अहमदनगर पे अटैक करने गए, ठीक है। कौन गया? गोलकुंडा, बीजापुर और विजयनगर, ये तीनों लोग मिल करके गए कहाँ पे? अहमदनगर पे अटैक करने के लिए, ठीक है। इस सैनिक मोर्चे का निर्माता एक मिनट, चलिए मैं इस लेक्चर को थोड़ा एंड कर रहा हूँ, ठीक है।
तो थोड़ा सा और डिटेलिंग होगी तो ये नेक्स्ट लेक्चर से मैं यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर से करूँगा, ठीक है, 1552 वाला। थैंक यू।